हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ का इतिहास, छत्तीसगढ़ का जीके हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज से हम एक नया वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ का इतिहास, हिस्ट्री को पूरा समझेंगे डिटेल में छत्तीसगढ़ का। ये आपको क्लास वाइज आपको मिलेगा एक एक करके, है ना। क्लास वाइज आपको वीडियोस मिलते रहेगा। इससे क्या होगा, हम पूरा छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंप्लीट कर लेंगे। और ऐसा ही इस अलग अलग टॉपिक पे अलग अलग छत्तीसगढ़ को जीके को लेकर के एक एक करके हम लोग पूरा छत्तीसगढ़ की जीके को इस यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, क्योंकि आप लोगों को साथ ही साथ इसमें पीडीएफ भी मिलेगा। आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, उसमें आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा और वीडियोस का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ही करना है, ठीक है। छत्तीसगढ़ के इतिहास में हम देखेंगे, पूरा डिटेल में देखेंगे। इसमें अलग अलग मानचित्र के माध्यम से भी समझेंगे और डिटेल में इसका हिंदी इंग्लिश दोनों का, है ना, आपको नोट्स आपको मिलने वाला है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का। ये हमारा आज का पहला क्लास है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के इतिहास को पढ़ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आपको छत्तीसगढ़ का कोई सा भी एग्जाम देना है जिसमें छत्तीसगढ़ का जीके पूछा जा रहा है। क्योंकि हिस्ट्री को, और हिस्ट्री में ये होता है कि आपको डिटेल में समझना पड़ेगा, है ना। स्टोरी के साथ आप समझते हैं कि किसके बाद क्या क्या हुआ, तो आप लोगों को लिए थोड़ा आसानी हो जाता है उस चीज़ों को आसानी से याद रखने में। तो उसी क्रम में हम लोग चलेंगे और एक एक स्टोरी के साथ कैसे धीरे धीरे करके इतिहास बनते गए हैं उसके आधार पे हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही हम इसको समझेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये आसानी हो जाएगा। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। तो क्या ओनली CGPSC CGPAPM करके आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसमें आप ज्वाइन हो जाइए जहाँ पर PDF आपको मिलेगा। और दूसरा चीज़ है कॉलेज नॉलेज करके ऑलरेडी एक टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और यूट्यूब चैनल तो है ही है, ओनली CGPSC CGPAPM, जिसको आप ज्वाइन कर लीजिए। और फिर ताकि आप लोगों को अपडेट आप लोगों को मिलता रहे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास का पहला पॉइंट, है ना। क्या है, देखिए सबसे पहले समझिए इतिहास क्या है। तो इतिहास, सिंपल सी बात है, इतिहास समय के साथ मानव समाज में विकास व परिवर्तन का अध्ययन है। तो मानविक जीवन में कैसे परिवर्तन होते गया है समय के साथ, है ना। पहले हम आदि मानव थे, उसके बाद अलग अलग समय के साथ जो परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास है। इसमें राजनीतिक पहलू हो सकता है, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक पहलुओं का भी अध्ययन शामिल है। मानव जीवन के हर एक पहलुओं का अध्ययन करना ही क्या है, जो बीत गए हैं उसके बारे में जानकारी लेना, विकास और परिवर्तन कैसे हुए इसके बारे में अध्ययन करना, सभी पहलुओं के साथ इतिहास कहलाता है। इतिहास अतीत की घटनाओं, लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। देखिए इतिहास में क्या करते हैं, अतीत की जो घटनाएं हो चुकी है, जो पास्ट है हमारा, है ना, और सांस्कृतिक कल्चरल के किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ है, कल्चरली किस प्रकार से विकास हुआ है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो एक नॉर्मल डेफिनेशन है जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो हमें वर्तमान को समझने और भविष्य के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। अब बात यह आती है कि हम इतिहास को क्यों पढ़ते हैं, है ना। तो सिंपल से यही है कि वर्तमान को समझने में हमें आसानी होती है कि हम किस प्रकार से हम विकास के माध्यम से, परिवर्तन के माध्यम से इस जीवन तक पहुंचे हैं। साथ ही साथ भविष्य में क्या क्या परिवर्तन होगा, इन सब चीज़ों की जानकारी के लिए हमें अपना पास्ट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसीलिए इतिहास का इंपॉर्टेंस आपको हमेशा देखने को मिलेगा। तो अब देखिए इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो उसको तीन कालों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। तो इन्हीं सब चीज़ों को इसी काल के आधार पे आप लोगों को एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे आप लोगों को, ताकि आसानी से समझ में आए कि किसके बाद क्या हुआ है ना। तो जैसे प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिकल पीरियड। तो आज के वीडियो लेक्चर में छत्तीसगढ़ से संबंधित जो प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल में जो भी परिवर्तन हुआ है उनके बारे में हम लोग समझेंगे, है ना। किस प्रकार से डेवलपमेंट छत्तीसगढ़ में भी हमें देखने को मिला है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे, ऐतिहासिक काल के बारे में। चलिए सबसे पहले समझते हैं प्रागैतिहासिक काल है क्या। सबसे पहले तो हमें नॉलेज होना चाहिए कि इन कालों को किस प्रकार से विभाजित किया गया है, क्या इनका मेन महत्व है ना। तो देखिए प्रागैतिहासिक काल जिसे पाषाण काल भी कहा जाता है, याद रखेंगे पाषाण काल मतलब पत्थर, है ना। तो मानव इतिहास का वह समय जब लिखित दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे, जब स्टार्टिंग का समय है, जब हमारे पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं था, कोई भी साहित्यिक कोई भी चीज़ों नहीं था। तो हम सिर्फ किस आधार पे जाने हैं कि मानव जीवन का विकास हुआ रहा होगा, मानव जीवन उस टाइम भी रहा होगा, तो पत्थर के औजार और उपकरणों के उपयोग के आधार पर। तो हमें बहुत सारे पत्थर मिले, अलग अलग औजार मिले, उपकरण मिले पत्थरों से बने हुए, उनके उनके उपयोग के आधार पर हम समझे हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ होगा। तो सिंपल से यही चीज़ है, प्रागैतिहासिक काल में हमें कुछ नहीं मिलेगा साक्ष्य के रूप में पढ़ने के लिए, कोई भी लिखित दस्तावेज हमें नहीं मिलेगा। हमें सिर्फ पत्थर के औजार और उपकरणों के आधार पर उस काल को
उसके उपयोगिता के आधार पर हम उस काल को समझते हैं, है ना। तो स्टोन एज बोला जाता है, क्या बोला जाता है, स्टोन एज। देखिए आगे, अब इन जो प्रागैतिहासिक काल है इसको मेनली तीन पार्ट्स में विभाजित किया गया है। देखिए सबसे पहले है पूरा पाषाण काल, पेलियोलिथिक एज। इसका एज देखिए, टाइम पीरियड देखिए 5 लाख, है ना, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय है। ईसा पूर्व से 5 लाख से कितना लिखा है, 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व का समय को हम बोलते हैं पूरा पाषाण काल। इसमें क्या हुआ देखिए, यह काल आखेटक मतलब शिकारी और खाद्य संग्रहण का काल था। इस काल में जो जीवन, मानव जीवन जो विकसित हुआ था उसमें क्या करते थे लोग, सिर्फ शिकार पर निर्भर रहते थे, साथ ही साथ खाद्य संग्रहण मतलब अलग अलग जगह घूम करके अपने खाद्य का संग्रहण मतलब भोजन की व्यवस्था करते थे, जिसमें मनुष्य पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। तो इस काल में ये माना जाता है कि मनुष्य पत्थरों के औजारों को उपयोग करके, है ना, पत्थरों को अलग अलग प्रकार से उपयोग करके अपनी भोजन की व्यवस्था करते थे और शिकारी का जीवन उनका व्यतीत होता था। लगभग 5 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व के समय की बात है ये। तो इस काल में मनुष्य गुफाओं में रहता था और शिकार करके अपना पेट भरता था। तो उस काल मतलब इस समय ऐसा था कि मनुष्य हमेशा गुफाओं में रहता था, है ना, उनके पास न घर था, तो उतना वो डेवलप नहीं हुए थे, उतना वो विकसित नहीं होते, धीरे धीरे करते हुए आज विकसित होते होते हम जिस जीवन पे हैं हम भी उसी काल से विकसित होते हुए विकास करते करते आज यहाँ पर पहुंचे हैं। ठीक है, सबसे पहले समझ में आ गया। तो पूरा पाषाण काल में क्या होता है, मनुष्य, है ना, आखेटा खाद्य संग्रहण करता था, पत्थरों के औजार का उपयोग करता था, ये गुफाओं में रहता था, ये सब चीज याद रखेंगे। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मीजोलिथिक एज, 10,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व का समय है ये। तो इसमें क्या होता था, इस काल में मनुष्य छोटे पत्थरों के औजार का उपयोग करने लगा। देखिए ऊपर वाले अभी हमने देखा, है ना, ऊपर में हमने क्या देखा, पूरा पाषाण काल। इसमें बड़े बड़े पत्थरों के औजार जो मिला है ना वो पूरा पाषाण काल के। फिर मनुष्य में क्या होगा, थोड़ा विकसित होते गए वो लोग, थोड़ा विकास करते गए उन लोग, तो उनको छोटे छोटे औजार बनाना स्टार्ट कर दिए पत्थर का। तो जो छोटे औजारों का उपयोग हमें देखने को मिलता है इस काल में, उसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल। जलवायु में परिवर्तन के कारण मनुष्य ने पशुपालन और कृषि करना भी सीख लिया था। इस काल के आते आते तक धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के साथ मौसम चेंज होते गया। तो जो गुफा में रहते थे पहले, अब वो कृषि करना स्टार्ट कर दिए, है ना, पशुपालन करना स्टार्ट कर दिए। देखिए धीरे इसी प्रकार से धीरे धीरे करके हम विकसित होते आ रहे हैं, है ना। तो 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 6,000 ईसा पूर्व मैंने बता दिया। उसके बाद नव पाषाण काल आता है, नियोलिथिक एज, जो 6,000 ईसा पूर्व से 2,000 ईसा पूर्व के लगभग के आसपास का टाइम है ये। यह काल कृषि और स्थायी जीवन शैली की शुरुआत का काल था। देखिए अब इस जो नव पाषाण काल उस काल को बोला जा रहा है जहां पर स्थायी जीवन मतलब अब घर बना करके, झोपड़ी बना करके उन लोग रहना शुरू कर दिए थे या फिर कहीं पर बसना स्टार्ट कर दिए थे। सबसे पहले जो हमने देखा पूरा पाषाण काल, तो पूरा पाषाण काल में क्या होता था, वो लोग, है ना, अपने भोजन की व्यवस्था में अलग अलग जगह जा के रहते थे, वहीं भोजन की व्यवस्था करते थे, वहीं पे रहते थे। फिर धीरे धीरे करते करते जो नव पाषाण काल के आते आते तक लगभग 6,000 ईसा पूर्व से लेकर 2,000 ईसा पूर्व के आसपास अब वो स्थायी जीवन शैली स्टार्ट कर दिए थे, मतलब कहीं पर बसना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कृषि करना सीख गए थे, पशुपालन करना सीख गए थे, अब अच्छे तरीके से कृषि करना और सीख गए वो लोग। तो इस प्रकार से धीरे धीरे विकसित आपको देखने को मिल रहा है। मनुष्य ने पत्थरों को घीस कर और चमत्कार औजार बनाना सीख लिया। देखिए आप पत्थरों को और अलग अलग प्रकार के औजार बनाना वो लोग सीख गए थे। पहले नॉर्मल औजार बनाते थे, अब उसको घीस करके चमकदार और नुकीला औजार बनाना वो सीखते जा रहे थे। तो इस काल में मनुष्य ने बस्तियां बनाकर रहना शुरू कर दिया और पशुपालन कृषि को और विकसित कर लिया। मैंने बताया कि इसमें अब घर बना करके, बस्तियां बना करके रहना स्टार्ट कर देते थे। इस प्रकार से प्रागैतिहासिक काल को विभाजित किया गया, जिसमें मेनली पत्थरों के औजारों के आधार पर इन काल को विभाजित किया गया है। इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं हमारा, हम, है ना, जो हमें पुरातत्वों के द्वारा जो चीज खुदाई में मिला है उसके आधार पर इन सब चीजों को डिफाइन किया गया है। अब देखते हैं आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। अब आद्य ऐतिहासिक काल अभी हम लोग समझ रहे हैं तीनों कालों को, है ना, फिर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे छत्तीसगढ़ में क्या क्या हमें मिला है। तो उसके बाद देखिए आद्य ऐतिहासिक काल, तो मेनली आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहा जाता है जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य तो मिले हैं, साथ ही लिखित साक्ष्य भी मिले, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। पहले वाले केस में क्या था, प्रागैतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य ही नहीं हमारे पास, लेकिन आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को बोला जा रहा है जहां पर हमें लिखित साक्ष्य दस्तावेज भी मिले हैं, लेकिन उसकी भाषाओं को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। मतलब वो साक्ष्य तो है हमारे पास, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पाए हैं। आद्य ऐतिहासिक काल को ही ब्रॉन्ज कांस्य युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस काल में तांबा और टीन को मिलाकर कांसे का उपयोग किए जाने लगा। देखिए फिर से और डेवलपमेंट होते गए, मानव जीवन धीरे धीरे करके विकसित हो रहा है। अब इस काल के आते आते तक वो तांबा और टीन को मिला करके कांसा बनाना भी सीख गया था, तो इसीलिए इसको ब्रॉन्ज या कांस्य युग कहा जाता है।
इसका मेन एग्जाम्पल है आपका, अगर देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल का, सिंधु घाटी की सभ्यता जो हम पढ़ते हैं, सिंधु घाटी है ना, सभ्यता का जो विकास देखते हैं वो क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसको कांस्य युग भी कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल है ना, पाषाण युग जिसको पत्थरों के औजारों के आधार पर विभाजित किया गया है। लिखित साक्ष्य नहीं हमारे पास, उसको पढ़ पाना मुश्किल हुआ, लिखित साक्ष्य है ही नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य तो है हमारे पास, दस्तावेज भी, लेकिन हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं ना। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत इतिहास के उस कालखंड को शामिल किया जाता है जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे समक्ष साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्य उपलब्ध है। मतलब हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य भी उपलब्ध है जिसको हम पढ़ भी सकते हैं, साथ ही साथ हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य, मतलब जो बहुत मंदिर हम लोग देखते हैं, अलग अलग प्रकार की मूर्तियां देखते हैं, इन सब चीजें क्या है, अलग अलग है ना, पुरातात्विक खुदाई के माध्यम से जो मूर्तियां या औजार जो भी मिल रहे हैं, इसके इसमें बहुत सारी चीजें उपलब्ध है साक्ष्य के रूप में, और इसको पढ़ा भी जा चुका है, और इसके आधार पर उस कालखंड के बारे में जानकारी प्राप्त करना की जा रही है, बहुत आसान हो गया है। तो ऐसा साक्ष्य है हमारे पास जिसको हम लोग पढ़ भी पा रहे हैं। बहुत सारे पुरातात्विक अलग अलग चीजें हैं जिसका साक्ष्य उपलब्ध है, उसके आधार पर हम उस काल को विभाजित कर सकते हैं, तो ऐतिहासिक काल कहलाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, इतिहास को अगर समझना है, तो ये 3 कालों के आधार पर विभाजित किया गया है। अब इन्हीं 3 कालों में हम लोग छत्तीसगढ़ को भी परिप्रेक्ष्य को देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में प्रागैतिहासिक काल में क्या हुआ था, आद्य ऐतिहासिक काल में क्या हुआ था, ऐतिहासिक काल में क्या क्या परिवर्तन हुआ था। यही है हिस्ट्री, और इसी के आधार पर हम लोग चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रागैतिहासिक काल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, छत्तीसगढ़ में क्या क्या हमें देखने को मिला है। तो जैसे मैंने बोला अभी, प्रागैतिहासिक काल में आपको क्या देखने को मिलेगा, पाषाण युग हमने बोला है इसको। पाषाण युग मतलब पत्थर के औजार हमें देखने को मिल रहा है। तो पत्थर के औजार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ मिला है, जिससे हम अनुमान लगाए हैं, जिससे हम इतिहास के बारे में जानकारी लिए हैं कि प्रागैतिहासिक काल में भी छत्तीसगढ़ में कुछ कुछ चीजें हुआ होगा, है ना। तो पत्थर के औजार देखिए यहाँ पे, जैसे अब प्रागैतिहासिक काल को पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल मैंने बताया। अब एक उत्तर पाषाण काल भी होता है, लेकिन मेनली ये 3 है, 1 2 और ये 3 मेन है ना। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में पूर्व पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन सा है ना। क्योंकि अलग अलग कालों में मैंने विभाजित किया है, अलग अलग मैंने उनका एज भी बताया, 5 लाख से 10,000, 10,000 से 6,000 जो भी। तो देखिए पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य में मिला है, सिंघनपुर रायगढ़ में, छापामारा रायगढ़ में, भंवरखोल रायगढ़, गिद्दा रायगढ़ और सोनबरसा रायगढ़। तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि पूर्व पाषाण काल से संबंधित जो कुछ भी हमें औजार के माध्यम से जो मिला है वो कहाँ मिला है, मेनली रायगढ़ के आसपास या फिर रायगढ़ में ही मिला है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे, जिसमें से सिंघनपुर काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सिंघनपुर रायगढ़ का वो किस काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, मध्य पाषाण काल से संबंधित है, नव पाषाण काल से संबंधित है। तो आप देख सकते हैं इसको, पूर्व पाषाण काल सिंघनपुर रायगढ़ की गुफा। अब सिंपल सी बात है, पूर्व पाषाण काल है मतलब सबसे पुराना, उसके बाद क्या है मध्य पाषाण काल, उसके बाद क्या है नव पाषाण काल। तो इसको भी आप समझेंगे इसको, है ना। उसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल मतलब थोड़ा ज्यादा, थोड़ा विकसित हो गया मानव जीवन। कबरा पहाड़ जो रायगढ़ का है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैंने अलग कलर में लिया इसको। कालीपुर, देखिए रायगढ़ का कबरा पहाड़ बस मध्य पाषाण काल में, उसके बाद कालीपुर बस्तर, खड़गा घाट, गढ़चंदेला घाट, लोहान, तेवाड़ा, राजपुर, गढ़धनोरा, ये सब कहाँ पर है, बस्तर में। तो मध्य पाषाण काल से संबंधित जो साक्ष्य है, जो औजार हमें कहाँ से मिले हैं, तो कबरा पहाड़ रायगढ़ याद रखेंगे एक, उसके बाद पूरे बस्तर का एरिया याद रखेंगे। तो कंफ्यूजन ये नहीं होना है, सिंघनपुर जो है वो पूर्व पाषाण काल से संबंधित है रायगढ़ का, लेकिन जो कबरा पहाड़ है वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, कबरा पहाड़ किस काल से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए। मध्य पाषाण काल से संबंधित स्थान कौन सा है पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने अलग से इसको टेबल फॉर्म में बताया गया है। उत्तर पाषाण काल भी एक है, जो धनपुर, गौरेला पेंड्रा, मरवाही वाले एरिया में और महानदी घाटी थे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेनली ये 3 काल है। अब देखिए नव पाषाण काल, नव पाषाण काल से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया। चितवा डोंगरी काफी इंपॉर्टेंट है, जो अभी कहाँ है, बालोद में, याद रखेंगे। चितवा डोंगरी किस काल से संबंधित है, नव पाषाण काल से। अर्जुनी, बालोद, तो देखिए एक एरिया हो गया, बालोद वाला एरिया हो गया नव पाषाण काल में, याद रखेंगे। उसके बाद टेरम रायगढ़ का है, ये रायगढ़ वाला एरिया हो गया, है ना। उसके बाद आपका बोनटीला राजनांदगांव में, कर्मागढ़ रायगढ़, बसनाझार, ओंगना, भैंसगढ़ी, लिखामाड़ा, बेनीपाट, ये सब एरिया क्या है, रायगढ़ का है। और है ना पूरा रायगढ़ हो गया ये। एक याद रखेंगे बोनटीला, बोनटीला कहाँ है, राजनांदगांव, अलग से याद रखिए इसको। एक बोनटीला याद रखेंगे। बोतलदा, बोतलदा भी कहाँ है, रायगढ़ में, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। बोतलदा, चितवा डोंगरी। देखिए नव पाषाण काल में मेनली 2-3 डिस्ट्रिक्ट पे फोकस करना है हमें। एक तो रायगढ़ से मिला है नव पाषाण काल, मतलब रायगढ़ से तीनों पाषाण काल का
हमें साक्ष्य मिला है, चाहे पूर्व पाषाण काल हो, मध्य पाषाण काल हो, नव पाषाण काल हो, रायगढ़ से हमें लगातार, क्योंकि हम वहां पर खुदाई किए हैं तो हमें अलग अलग जानकारी मिलते गया है। लेकिन आपको याद रखना है, नव पाषाण काल में एक चितवा डोंगरी है, बालोद का अर्जुनी है, बालोद का एक हो गया डिस्ट्रिक्ट, राजनांदगांव में बोन टीला। ये 3 डिस्ट्रिक्ट को आपको याद रखना है, इसलिए इस टेबल को आप जरूर याद रखें, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है ना, पूछा नहीं जाता प्रागैतिहासिक काल क्या है, नहीं, उससे जगह के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछता है। तो ये मैंने बता दिया। अब इसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे, जैसे कि पूर्व पाषाण काल में हम सिंघनपुर को डिटेल में समझेंगे, मध्य पाषाण काल में हम कबरा पहाड़ को डिटेल में समझेंगे, और नव पाषाण में चितवा डोंगरी को हम डिटेल में समझेंगे। और इसी के आधार पे आप वहां के शैल चित्र, वहां के औजार, वहां के जीवन, रहन सहन, इन सब चीजों को उस काल के अकॉर्डिंग आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए यहाँ पर पूर्व पाषाण काल। सबसे पहले इसमें देखते हैं सिंघनपुर की गुफा, है ना, ये मैंने बताया सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, भी हमने देखा सिंघनपुर कहाँ है, रायगढ़ में है, पहला चीज। तो देखिए क्या लिखा है, इसको छत्तीसगढ़ का भीमबेटका कहा जाता है। भीमबेटका क्या है, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जहां पर बहुत सारे पाषाण, है ना, पत्थर के औजार प्राप्त हुए, मतलब प्रागैतिहासिक काल से संबंधित बहुत सारे चीजें या साक्ष्य वहां पर मिला है। तो इस उसको भीमबेटका है मध्य प्रदेश का, तो उससे कंपैरिजन करने के लिए ही छत्तीसगढ़ का भीमबेटका, जैसे भारत का भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, तो ऐसे छत्तीसगढ़ का भीमबेटका किसको बोला जाता है, सिंघनपुर की गुफा को बोला जाता है। कंफ्यूज नहीं होंगे, कबरा पहाड़ और सिंघनपुर में कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो सिंघनपुर आपका पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, कबरा पहाड़ आपका मध्य पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, यह स्थिति गुफा चंवर ढाल की पहाड़ी के गिरिपाद पर स्थित दक्षिण मुखी गुफा। याद रखेंगे सिंघनपुर की गुफा कहाँ है, चंवर ढाल की पहाड़ी। जब हम जियोग्राफी को पढ़ेंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार बहुत सारे पहाड़ हैं, है ना, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चंवर ढाल की पहाड़ी भी हमें देखने को मिलता है, जो कोरबा, सरगुजा, अंबिकापुर एरिया में आपको देखने को मिलेगा वो पहाड़, उसके गिरिपाद मतलब उसके नीचे वाले पोर्शन पे आपको ये सिंघनपुर की गुफा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे चंवर ढाल की पहाड़ी को याद रख लेंगे। सिंघनपुर गुफा के आसपास कौन सी पहाड़ है, तो चंवर ढाल की पहाड़ी, चंवर ढाल पहाड़ी। ठीक है, भीमबेटका मैंने बता दिया। चंवर ढाल पहाड़ी पर्वतों की एक श्रृंखला है जो हसदेव और मांड नदी बेसिन में स्थित है। देखिए नदी यहाँ होगी, एक नदी हसदेव, ये हो गया आपका मांड। ये जो बीच के एरिया है, बेसिन वाले एरिया में क्या है आपका, चंवर ढाल की पहाड़ी है, इनका कहना। ठीक है, इसी एरिया को बताया चंवर ढाल कहाँ पर है आपका। उसके बाद खोजकर्ता कौन याद रखेंगे, एंडरसन, इसको भूलेंगे नहीं। खोजकर्ता कौन इसके, एंडरसन इसके खोजकर्ता है। और विस्तृत अध्ययन अमरनाथ ने किया है 1923 और से 27 के बीच में। तो 2-3 चीज याद रखेंगे, सिंघनपुर की गुफा रायगढ़ में, छत्तीसगढ़ का भीमबेटका बोला जाता है, इसकी खोज किसने की, एंडरसन ने, और बाद में इसमें अध्ययन अमरनाथ ने किया गया। देखेंगे इन्हीं लोग का नाम रिपीट होता है, क्योंकि उस टाइम की ये पुरातत्व वेत्ता थे, तो इन्हीं लोग का नाम ही आपको लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखने को मिलता है समझेंगे पहले, है ना, उसके बाद मैं आप लोगों को इस फिगर के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से भी मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आप लोग देखो ये पहाड़ों में बना हुआ है। यहाँ पर देखिए, एक बार देख लेते हैं पहले ताकि आप लोग को समझ में आए। ये देखिए यहाँ पर, है ना, अलग अलग प्रकार के पशुओं के बारे में, मानव जीवन के बारे में बताया गया है, शिकार करना बताया गया है। यहाँ पे देखिए शिकार करते हुए दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो इन सब चीजों को आप देख करके जब आप अंदाजा लगाते हैं तो आप लोगों के लिए और बहुत आसान हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये है आपका क्या, ये सिंघनपुर की गुफा इसी पहाड़ में है। ठीक है, सिंघनपुर की पहाड़ी। अब देखते हैं यहाँ पर शैल चित्र में आपको क्या क्या दिखते हैं। शैल चित्र मतलब पत्थरों पे बने हुए चित्र, शैल मतलब पत्थर होता है ना, तो पत्थरों पे जो चित्र बना हुआ है उसके आधार पे देखिए, तो लाल रंग में पशुओं के, सरीसृपों के, टोटेम आदि विभिन्न शैल चित्र आपको देखने को मिलेगा लाल कलर में। जैसे अभी हम लोगों ने देखा, यहाँ पे देखिए लाल रंग है ये, इधर देखिए थर्ड वाले में ये सब पोर्शन में क्या लाल रंग है ना, पूरे ये लाल कलर में आपको दिख रहा है। बहुत सारे मानवों के द्वारा शिकार करते हुए आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सब चीजें अगर हम देख के पढ़ते हैं, चित्रों के माध्यम से पढ़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद गेरुआ रंग में शैल चित्र, मानव आकृति, गेरुआ रंग में देखिए ये सब लिखा है, ये भी एक गेरुआ रंग है। इस वाले फिगर को देखिए, ये गेरुआ रंग में है ना, ये अलग दिख रहा है आपको, मानव का आकृतियां अलग अलग प्रकार के दिख रहा है यहाँ पे। आकृति सीढ़ी, दंड के आकार, सीढ़ी नुमा पुरुष, पुरुष की आकृति, मत्स्यांगना शिकार करते हुए दृश्य, मतलब शिकार करते हुए मानव आकृतियां। यहाँ पर अनेक ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त सीढ़ीनुमा पुरुष की आकृति से की जाती है। तो इसका जो सीढ़ीनुमा पुरुष की जो आकृति है, ऑस्ट्रेलिया में भी सेम ऐसा ही सीढ़ीनुमा पुरुष की आकृति पाया गया है। मतलब लगभग दोनों एक ही समय की बात रहा होगा। तो इसके साथ ही विविध कलाकृति, जिसमें वन भैंसा, बंदर, छिपकली, अन्य आकृतियां भी बना है, जो आदि मानव की कला संस्कृति को बताती है। तो इस प्रकार के जीवन को बताने के लिए शैल चित्रों के माध्यम से, मैंने बोला अभी तक हमारे पास क्या है, लिखित साक्ष्य नहीं है। हम इन्हीं चित्रों को देख करके, इन्हीं शैल चित्रों को देख करके उस काल के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जीवन शैली के बारे में एज्यूम करते हैं, है ना, कि ऐसा ऐसा जीवन रहा होगा, शिकार करते रहे होंगे। तो ये
चीजें क्या है, इतिहास है। यही इतिहास है जिसमें हम पास्ट के बारे में समझते हैं, अभी की जीवन शैली को भी समझते हैं। औजार कैसे मिले, तो हस्तचलित कुदाल और 5 कुल्हाड़ियां हमें देखने को मिली है। कुदाल हमें देखने को मिला है, कुल्हाड़ियां देखने को मिला है उस टाइल पे। तो इस प्रकार से अंदाजा लगाया जाता है कि उस समय है ना ये सब चीजों का यूज होता रहा होगा। विशेषता क्या है, यहाँ पाए जाने वाले शैल चित्र सर्वाधिक प्राचीन है, अर्थात छत्तीसगढ़ की प्राचीनतम गुफा है। सिंगनपुर छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीनतम गुफा है, याद रखेंगे। सिंगनपुर की गुफाओं को पृथ्वी पर मौजूद सबसे पुरानी मूर्तियों को रखने का गौरव प्राप्त है, जो मैक्सिकन और स्पेनिश मूर्तियों के सदृश से दिखाई देता है। तो इस चीज को भी आप याद रखेंगे। तो ये हो गया सिंगनपुर की गुफाएं। मैंने इसको आप लोगों को बता भी दिया, देख सकते हैं आप शैल चित्र को देखिए, है ना। क्योंकि जब तक हम मैप के माध्यम से समझते हैं ना, हमें वो चीजें बहुत आसानी से अच्छे से समझ में भी आता है। एक मिनट, इसको कलर ले लेते हैं। देखिए ये पूरा एरिया दिख रहा है आपको, है ना। ये सब इसमें देखिए, यहाँ पर ये पूरा पशुओं के बारे में बताया, शिकार करते यहाँ पे मनुष्य दिख रहा है यहाँ पे। और अच्छे से अगर देखेंगे तो देखो यहाँ पर, क्योंकि जितना हम इसके माध्यम से समझे रहेंगे हमें याद रहेगा। देखिए यहाँ पर मनुष्य इसके ऊपर बैठा हुआ है, शिकार कर रहा है ना। ये जानवरों के बारे में बताया हुआ, सींग दिख रहा है आप लोगों को। यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले एरिया में, देखिए इस वाले एरिया में पूरा मनुष्य शिकार करते हुए दिखाई दे रहा है, एक पंक्ति में सबके सब खड़े हैं। तो ये चीजें आप देख करके याद रखेंगे। इस प्रकार से सिंगनपुर की गुफा को आप याद रखने किससे, पूर्व पाषाण काल से। अब हम चलते हैं अपना नेक्स्ट है हमारा है मध्य पाषाण काल में। हमारे पास इंपॉर्टेंट जो जगह है वो है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़ कहाँ है, रायगढ़ में। शोधकर्ता कौन है, अमरनाथ। उसके शोधकर्ता कौन थे, एंडरसन। शैल चित्र, उसमें भी अमरनाथ ने बाद में विस्तृत अध्ययन किया है, मतलब एंडरसन वहीं तक था, फिर उसके बाद अमरनाथ आ गया। अमरनाथ दत्त के द्वारा क्या किया गया, कबरा पहाड़ का अध्ययन किया गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक टीम है उन लोग, है ना। एंडरसन, अमरनाथ। एंडरसन ने पहले खोज किया, विस्तृत अध्ययन उसका कौन किया, सिंघनपुर का अमरनाथ। अब अमरनाथ का समय है, अब वो कबरा पहाड़ का भी क्या किया, खोज कर दी, शोध करता। ठीक है। इसमें भी कैसे बने, तो लाल रंग के छिपकली, घड़ियाल, सांबर, पंक्तिबद्ध मानव समूह के शैल चित्र विद्यमान है। देखिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, नीचे दिए हम लोगों ने। ये देखिए यहाँ पर, अगर आप ये देखिए इसको पहले, ये क्या है, घड़ियाल है। देख सकते हैं आप, यहाँ पे बना हुआ है शैल चित्र। ये घड़ियाल मतलब होता है मगरमच्छ। तो देखिए यहाँ पर पूरा दिख रहा है क्लियरली आपको, ये है ना। तो ये अलग अलग प्रकार के इसी सब चीजों को देख करके, है ना, पुरातत्ववेदों के द्वारा उसका डाटा बनाया जाता है कि इसमें क्या क्या जानवरों का चित्र दिखा गया है। इसका मतलब यह है कि उस समय ये सब जानवर रहे होंगे, तभी तो उस समय के लोगों के द्वारा ये सब चीजों का चित्र बनाया गया है, शैल चित्र बनाया गया है। मतलब वो चीजों में रहा हुआ, देखिए बहुत सारे हिरण, अलग अलग प्रकार के जानवर यहाँ पे देखिए, देखिए पूरा। तो ये सब चीजें ही हम चीजों को इतिहास से ही हम सीखते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए लाल रंग में है ना, मैं पढ़ा अभी। गेरुआ रंग में क्या दिखेगा, कछुआ, घोड़ा, हिरण, जंगली भैंसा का विशाल शैल चित्र इस गुफा में है। अब एक चीज और यार, पॉइंट आप याद रखेंगे, कबरा पहाड़ मतलब मध्य पाषाण काल से संबंधित एक मानव का वर्गाकार शैल चित्र है, जिस पर अनेक लहरदार पंक्तियां हैं। देखिए लहरदार पंक्तियां, तो इसका एक खूबसूरती यही है मध्य पाषाण काल का, इसमें आपको लहरदार देखेंगे। देखो इस फर्स्ट को देखो, जितना आप देख रहे हो इस प्रकार से लहरदार आपको दिख रहा है सब चीजें, है ना। एक लहर के समान, एक वेव के समान। अब एक वर्गाकार बोला है तो एक वर्गाकार देखिए, और सब चीजें इस प्रकार से बना है। तो मानव आकृतियों को डायरेक्टली नहीं बनाया गया है, लहरदार मतलब एक वेव के फॉर्म में आप लोगों को देखने को मिला है। देखिए यहाँ पर ये सब चीजें हैं, ये पूरा वर्गाकार वहां पे बात की है, वर्गाकार मतलब स्क्वायर होता है ना। तो इन सब चीजों को आप देखिए, ये सब चीजें आपको याद रखना है। थोड़ा बहुत चेंजेस आपको समझ में आ रहा है, पहले सिंघनपुर की गुफा से थोड़ा ये लोग क्या हो गए, विकसित होते गए हैं, है ना। उसके बाद बाघ के घबराए हुए मानव का शैल चित्र विद्वान है। हाथी का अभाव है, इस चीज को याद रखेंगे। आपको यहाँ पर हाथी देखने को मिला है इस वाले केस में आपको, है ना। सिंघनपुर की गुफा में देखिए, सिंघनपुर की गुफा में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पर क्या है, हाथी है, सूंड दिख रहा है आपको, इसका सूंड दिख रहा है ना इसका, ये देखिए ये सूंड है इसका। लेकिन ये हमें देखने को मिला कि कबरा पहाड़ में हाथी का अभाव है। तो इस चीज को याद रखेंगे, हाथी का अभाव है मतलब हाथी का हमें शैल चित्र नहीं दिखे। यही सब क्वेश्चन को पूछा जाता है। ठीक है। लाल गेरुआ रंग तो सब में है। उसके बाद इस गुफा के औजार क्या क्या हैं, तो लघु पसाणकार औजार, लंबे फलक एवं अर्ध चंद्राकार वाले लघु पसाण हमें देखने को मिल रहा है। मतलब औजार मिला है लघु पसाण औजार, मतलब छोटे छोटे औजार। मैंने पहले भी बोला था, पूरा पाषाण काल में बड़े बड़े औजार का यूज किया जाता था। जैसे जैसे विकसित होते गए मानव, तो उसके द्वारा औजारों का अलग अलग रूपों में परिवर्तन करते गए हम लोग, औजार को और छोटा करते गए ताकि आसानी से शिकार करते बन सके, है ना। इन सब चीजों को देखेंगे, जैसे कि ल्यूनेट, ट्रेपेस, चकमक पत्थर के सूक्ष्म उपकरण हमें देखने को मिला है। विशेषता रायगढ़ जिले के कबरा पहाड़ में सर्वाधिक शैल चित्र है। इस चीज को भी याद रखेंगे, शैल चित्रों का जिला या फिर क्या बोला जाता है, रायगढ़। तो सबसे ज्यादा शैल चित्र कहाँ है, रायगढ़ जिले में
कबरा पहाड़ में ही है। जब हम इससे संबंधित एमसीक्यू भी करेंगे आने वाले क्लासेस में डिटेल में, तो उसको और आसानी से समझ में आ जाएगा। अभी आप थ्योरीज को समझिए, अभी आप स्टोरी समझेंगे उस चीज़ों को, कैसे विकसित हुआ है, कैसे परिवर्तन हुआ है, तो आप लोगों के लिए बहुत आसानी होता है उन चीज़ों को समझने के लिए, है ना। देखिए, तो मैंने बता दिया शैल चित्र में बहुत सारे जानवरों के बारे में मैंने बताया। अब हम चलते हैं थर्ड अपना। थर्ड है हमारा नव पाषाण काल। नव पाषाण काल में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है चितवा डोंगरी। ये कहाँ पर है, हमने बात किया है ऊपर में, बालोद। कहाँ पर है, बालोद में, है ना। खोज करता डॉक्टर रविंद्रनाथ एवं भगवान सिंह। अब देखिए दो और नए आ गए, क्योंकि समय परिवर्तन होते जा रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ साथ, है ना, सबसे पहले एंडरसन थे, फिर अमरनाथ दत्त थे, अब कौन आ गए इधर, रविंद्रनाथ मिश्र एवं भगवान सिंह बघेल के द्वारा चितवा डोंगरी के बारे में जानकारी, जो शैल चित्रों के बारे में खोज करता है। स्थान विकास खंड डौंडी लोहारा, जिला बालोद, पढ़ चुके। अब देखिए इसमें खूबसूरती क्या है, यहाँ से 3 गुफाओं में 27 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं जो गेरुआ रंग के हैं। देखिए यहाँ पर, वहां पे लाल रंग का था और गेरुआ दोनों था ऊपर के दोनों में, लेकिन अभी क्या है, गेरुआ रंग के हमें ज्यादा देखने को मिला है। चीनी ड्रैगन का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे चीनी कला की अभिव्यक्ति मिलती है, मतलब थोड़ा, है ना। अब देखिए व्यापार होना स्टार्ट हो गया, समझो कि चीनी कलाओं का भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है शैल चित्र में। खच्चर या पर सवार व्यक्ति का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जो चीनी व्यापारियों से समानता प्रदर्शित करता है। अब देखिए, मतलब व्यापार होता रहा होगा, तभी तो शैल चित्र में चीनी व्यापारियों से संबंधित हमें शैल चित्र मिल रहा है ना, मतलब लगातार बाहर के लोगों के साथ भी व्यापार होता रहा होगा, ये समझिए इसको। एक नाविक का शैल चित्र प्राप्त हुआ है, जिससे पता चलता है कि उस काल में आवागमन के लिए नाव का इस्तेमाल होता रहा होगा। मतलब नाव का भी, नाविक का भी हमें इसमें शैल चित्र प्राप्त हुआ है, मतलब आवागमन के लिए नाव का यूज होता था। इन्हीं सब चीजों के, इन्हीं सब शैल चित्रों को देख करके उस समय के मानव जीवन का अध्ययन किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाया जाता है कि ऐसा ऐसा जीवन उनका रहा होगा। क्योंकि नाव, अगर नाविक और नाव का अगर शैल चित्र आपको दिख रहा है, मतलब रहा होगा तभी बनाएंगे ना। कृषि कार्य को लेकर के वर्गाकार खेत, स्त्री पुरुष के शैल चित्र यहाँ पर अंकित हुए हैं, देख लेते हैं इसको भी। ये देखिए यहाँ पर, ये अब जाएंगे तो चितवा डोंगरी की पहाड़ी है, इसके अंदर इस प्रकार से गुफा है, जो नीचे वाले में देखिए, है ना, ये पूरा गुफा है, इसी में आपको शैल चित्र अलग अलग प्रकार से देखने को मिलता है। ये देख लीजिए, तो देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है आपको नाव जैसे, ये है, ये मानव जीवन का अलग अलग प्रकार के शैल चित्र हैं, और बहुत सारा चीज देखिए यहाँ पे सूर्य का बना हुआ है। तो इस प्रकार से ना बहुत सारे शैल चित्र हैं, जिसको देख करके खोजकर्ताओं के माध्यम से इन सब चीजों को हमारे बीच लाया जाता है, और हम इस चीजों के अध्ययन को ही पुरातत्व वेदों के द्वारा अध्ययन किया जाता है। तो इन सब चीजों को आप लोगों ने देखा। अब हम एक बार समराइज कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या दिखा गया है। तो सबसे पहले पूरा पाषाण काल। तो पूरा पाषाण काल मैंने बोला रायगढ़ वाला एरिया, मतलब इस वाले एरिया, यही रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। तो रायगढ़ वाले एरिया में आपको क्या देखने को मिला है, पूरा पाषाण काल। क्या देखने को मिला है, पूरा पाषाण काल, ठीक है, क्लियर। और रायगढ़ वाले एरिया में ही आपको मध्य पाषाण काल भी देखने को मिला है, इस चीज को भी याद रखेंगे। और रायगढ़ वाले एरिया में आपको नव पाषाण काल भी देखने को मिला है। तो रायगढ़ वाला एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए रायगढ़ जिलों को, है ना, शैलाश्रयों का जिला, मतलब पत्थरों का, शैल चित्रों के संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट जिला हो जाता है रायगढ़, ठीक है। तो पूरा पाषाण काल रायगढ़ में देखने को मिला, क्लियर। अब आते हैं मध्य पाषाण काल, तो रायगढ़ में दिखा है, साथ ही साथ मध्य पाषाण काल आपको बस्तर वाले एरिया, ये आपका बस्तर है, ये आपका बस्तर है, यहाँ पर आपको मध्य पाषाण काल भी देखने को मिला है। इस चीज को भी याद रखेंगे, जगह का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। और उसके बाद जो नव पाषाण काल रायगढ़ के साथ साथ ये वाला एरिया है, ये देखिए, ये है बालोद, ये राजनांदगांव बालोद, इस वाले एरिया में आपको देखने को मिला है क्या चीज, नव पाषाण काल। नव पाषाण काल रायगढ़ में तो सब देखने को मिला है, अब बस्तर वाले एरिया में बताया था, ये क्या है, मध्य पाषाण काल। तो आप इस प्रकार से ब्लैंक मैप लीजिए, मैप में अलग अलग जगह के नाम जैसे होता है ना, पूरा पाषाण काल जितना जगह का नाम है यहाँ पर लिख दीजिए, वैसे नव पाषाण काल में जितना जगह का नाम है यहाँ पे लिख दीजिए। आप एक बार मैप को देखेंगे, आपको याद हो जाएगा और आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कभी कभी क्या होता है, जिला से संबंधित क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो आप लोगों से आसानी से ये बनने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के प्रागैतिहासिक काल, और एक चीज और मैं बता दूं, उसके बाद आता है आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आता है, आद्य ऐतिहासिक काल, जो सिंधु घाटी सभ्यता मैंने बोला। तो एक चीज हम याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ में इसका कोई सभी साक्ष्य नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ में आद्य ऐतिहासिक काल का कोई सभी साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए आद्य ऐतिहासिक काल को डिटेल में छत्तीसगढ़ जीके में नहीं पढ़ा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में नहीं पढ़ा जाता है। तो सिर्फ प्रागैतिहासिक काल जो मैंने बताया अभी, उसके बाद नेक्स्ट
क्लास में हम क्या देखेंगे, ऐतिहासिक काल, जिसका डिटेल में हम लोग इसको भी स्टडी करने वाले, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि छत्तीसगढ़ के इतिहास को या फिर भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। जिसमें छत्तीसगढ़ में हमने देखा प्रागैतिहासिक काल में आपका पूरा पाषाण काल है ना, जिसमें मेनली हमने देखा सिंघनपुर की गुफा जो रायगढ़ वाला एरिया हो गया। उसके बाद मध्य पाषाण काल के इंपॉर्टेंट कब्राड़, और उसके बाद नव पाषाण काल में चितवा डोंगरी हो गया, बोतल्दा हो गया। तो इन सब चीजों को आप जगह को तो याद आपको रखना है, आपको ट्रिक बना करके रखिए इसको, है ना। मैंने यहाँ पर चित्रों के माध्यम से, शैल चित्रों के माध्यम से आप लोगों को समझाया है, ताकि आप लोगों को और आसानी से समझ में आ जाए कि कहाँ कहाँ पर तीनों कालों में अंतर को भी देखिए, तीनों में क्या क्या चेंजेस हो रहा है। धीरे धीरे मानव जीवन विकसित होते जा रहा है। मैंने बताया ना, पहले उन लोग गुफा में रहते थे, शिकार करके जीवन यापन करते थे, फिर धीरे धीरे कृषि करना सीखे, कृषि करना सीखने के बाद उन लोग रहना सीखे। तो ये सब चीजें हैं जो इतिहास को समझने में आसान करते थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। पर मैं फिर बोल रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोगों के पास जानकारी पहुंचे। और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं पूरा छत्तीसगढ़ के जीके को, है ना, पूरा डिटेल में, पूरा अच्छे से नोट्स के साथ, कंटेंट के साथ आप लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।